क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 7 के दोस्तों, आपके कॉमर्स सिलेबस के लास्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं। कितनी लंबी एक जर्नी कर चुके हैं और मैंने जैसे आपको बताया था ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। पहले पार्ट में आप देख चुके हो, इसके पॉइंट्स जरा याद करो। पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और आज बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात और आयात। तो चलो ये देखते हैं क्या है निर्यात। एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश से सामान दूसरे देश में भेजना, और आयात मतलब आना, दैट इज़ दूसरे देश से अपने देश में लाना, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। तो इसको याद रखोगे, एक्सपोर्ट यानी कि भेजना, निर्यात यानी कि भेजना, इंपोर्ट यानी कि लाना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस आप खुद हैंडल करते हैं। इनडायरेक्ट क्या है, आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी इंटरमीडिएट के थ्रू ये काम करवाते हैं। ये क्लियर हो गया आपका? एक्सपोर्ट के फ़ायदे क्या क्या होंगे आप खुद ही सोच के बताओ। आप डोमेस्टिक में बैठे हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हो, एक्सपोर्ट करेंगे तो अभी ना पहुँच पाएंगे। और एक्सपोर्ट में एक और फ़ायदा है, इस बिज़नेस में ना आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। विदेश में जाकर आपको वहाँ प्लांट नहीं लगाना, लोगों को सैलरी नहीं देना, आप सिर्फ यहाँ बनाओगे और एक्सपोर्ट करोगे। तो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये कम रहती है। इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। नंबर 1 लिमिटेशन है कि मोस्टली हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं, इसके हर स्टेप में रॉ मटेरियल खरीदना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, पैकेजिंग करना, हर स्टेप पे ना कुछ टैक्स, कुछ ना कुछ सेस लगता है। इससे ना इसकी प्राइस बढ़ती रहती है, तो थोड़ी अनकम्पिटिटिव भी हो जाती है। कुछ देश में तो इंपोर्ट ही बंद कर रखा है, आयात प्रतिबंधित देश है, और आप वहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपको इसको फ्रेंचाइज देना पड़ेगा। तो ये मेथड भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, पर कॉस्टलियर मेथड है। और नंबर 3 क्या है कि हम तो विदेश से जाके दूसरे देश में बेचेंगे, और वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो तो अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरह जानती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कैसे चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे से बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनके पास। तो हमको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ानी पड़ेगी। ये एक लिमिटेशन रह जाती है। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे देश जो आयात प्रतिबंधित है या जो इंपोर्ट को इनकरेज नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बाहर से हमारे देश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश में ही बनाना चाहते हैं, वो हमारी फोकस है मेक इन आवर ओन कंट्री। वहाँ पे हम कैसे बेचें, ये सोचना पड़ेगा। तो इसके कई तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये क्या चीज़ है। वहाँ के किसी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आपका टेक्नोलॉजी, आपकी जिस तरह से बनाओगे, आपकी मैनेजरियल स्किल, ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल करते हुए वो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? एक कंपनी है ए कंट्री में, बी कंट्री वाले वहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट बनाओ, वहाँ पे हमारा नाम यूज़ करो, हमारा प्रोडक्ट वहीं पे बनेगा, आपके थ्रू बनेगा। इसको आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतीकरण भी करते हैं। क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स होती हैं? देखो, या तो आपने पूरा प्रोडक्ट आउटसोर्स कर दिया, जैसे एक गाड़ी बनानी है, पूरा गाड़ी आप वहीं बनाएंगे। दूसरा हो सकता है कि गाड़ी के सारे पार्ट्स हम आपको भेज रहे हैं, आप उसकी असेंबली कर दीजिए। ये दूसरा हो सकता है। सेलफोन्स के जो पार्ट्स हैं, कई देश में होता है कि सेलफोन के पार्ट्स भेज दिए, आप वहाँ असेंबली कर दो, क्योंकि वहाँ लेबर फोर्स चीप होती है। और तीसरा नंबर है कि गाड़ी का कोई एक पार्ट हम आपके देश से बनवाएंगे, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आपको। तो इंटरनेशनल कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी को अपना नो हाउ देती है, टेक्नोलॉजी देती है, मैनेजमेंट स्किल्स देती है, ये सारी चीज़ें करके सुपरवाइज करके अपनी प्रोडक्ट बनवाती है। और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो डोमेस्टिक कंपनी इसको इंटरनेशनल कंपनी को दे देती है कि आपको यहाँ बेचना है बेचो, आपको बाहर बेचना है बेचो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कब फ़ायदे की होती है? जब किसी देश में कच्चा माल चीप हो, लेबर फोर्स उतनी एक्सपेंसिव नहीं हो, तो वहाँ जाकर अपना माल गुड्स बनवाना ये तो कॉमन सेंस है, बहुत ही सस्ता रहता है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी, क्योंकि जो बनाएगा उसकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जितनी कम इन्वेस्टमेंट आपकी है उतने आपका जोखिम, आपका रिस्क भी उतना कम है। रही बात लोकल मैन्युफैक्चरर की, उसकी जो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको वो पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो गोदरेज सोप्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ गोदरेज का ही प्रोडक्शन करने के बाद भी काफ़ी उनका रिसोर्स रह जाता था। तो उसकी जगह पे आज वो रैकेट कोलमैन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उनकी पूरी संसाधन के इस्तेमाल हो रहा है ना।
और फाइनली इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपने तो अपनी टेक्नोलॉजी दी, आपने तो अपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दी, आपने तो अपनी क्वालिटी कंट्रोल भेजा, पर अगर आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की तो बदनाम तो आप ही होंगे ना, प्रोडक्ट आपका ठीक तरह नहीं बनेगा। और रही बात डोमेस्टिक कंपनी की, वो इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर वो बेच नहीं सकते, वो उसे आपको ही मुझे वापस कर देना पड़ेगा, ये तो केवल एक्सपोर्ट के लिए चला जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या रहा, आप वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पर आप वहाँ से अपना प्रोडक्ट तो बनवा सकते हो, प्रोडक्ट बनवा के ले आ सकते हो, उसको बाकी देशों में एक्सपोर्ट करो। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस पॉइंट को, लाइसेंस का मतलब क्या है। आप किसी लोकल कंपनी को अपना लाइसेंस देते हो, मतलब वो आपको एक फ़ीस देते हैं, फ़ीस के बदले में वो आपकी टेक्नोलॉजी, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये सब का इस्तेमाल करने की परमिशन आप उसको दे रहे हो, इसको कहते हैं लाइसेंसिंग। और जब ये सेवाओं के बारे में होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग या मताधिकार। अच्छा, अब लाइसेंसिंग हमने आपको दिया और आपने भी अपने किसी चीज़ का लाइसेंस हमें दिया, तो इसका होता है क्रॉस लाइसेंसिंग। तो किन चीज़ों का क्रॉस लाइसेंसिंग होगा, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इन सब चीज़ों का क्रॉस लाइसेंसिंग हो सकता है। तो लाइसेंसिंग हम जो करते हैं ये प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं और फ्रेंचाइजिंग करते हैं सेवाओं के लिए। प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस। एक और चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि फ्रेंचाइजिंग, ये मताधिकार है, ये एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड है। लाइसेंसिंग इज़ अ सिंपलर प्रोसेस। फ्रेंचाइजिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको बहुत केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा। जो फ्रेंचाइज या विशेष अधिकार दे रहे हैं उनको हम कहेंगे फ्रेंचाइजर, और जो विशेष अधिकार ले रहे हैं उनको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस। तो इस मेथड को भी ना काफ़ी बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको दूसरे देश में जाकर बहुत सारा फंड्स लगाकर ज़मीन खरीदो, प्लांट लगाओ, वहाँ से एम्प्लॉयज़ को रखो, उनके कितने सारे नियम, इस सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आप किसी लोकल कंपनी को अपना तो लाइसेंस ही दे रहे हो ना, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम तो आपका रिस्क भी बहुत कम। और जितने दिन आपका लाइसेंस चलेगा उतने दिन डोमेस्टिक कंपनी आपको एक फ़ीस भरती रहेगी। और आप तो लाइसेंस ही दे रहे हो ना, तो वहाँ की अगर लोकल गवर्नमेंट कहती है नहीं हम विदेश के प्रोडक्ट नहीं आने देंगे, पर प्रोडक्ट तो बना रही है देसी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा आपका। और जो लोकल फ्रेंचाइजी है ना, उसके पास उस कंट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। आप कुछ फ्रेंचाइजीज के नाम बता सकते हो? ट्राई करो। चलो मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ। देखो इनको, इन नाम को तो आप अच्छी तरह जानते हो ना। ये सारे फ्रेंचाइज मॉडल पर काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइज मॉडल में दो लिमिटेशंस होती हैं जिसको फ्रेंचाइज़र को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक होगा कि उन्होंने तो सब कुछ अपना इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ पास किया, पर अगर फ्रेंचाइजी ने उतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्शन मेथड्स को उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी कम होगी, तो फ्रेंचाइज़र की ही बदनाम होगी। एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्रेंचाइजी ने तो काम करके बहुत कुछ सीख लिया, फिर उसने फ्रेंचाइज काट दिया और वही आपकी जो प्रोडक्ट है जिस तरह से बनता है उसी चीज़ को अपने ब्रांड नेम से बनाने लगा, फिर तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जो मेथड आ रहा है ये भी एक बड़ा कॉमन मेथड है बिजनेस करने का दूसरे देश के साथ, जो है जॉइंट वेंचर मेथड। जॉइंट वेंचर में क्या है, एक देशी कंपनी और एक विदेशी कंपनी, ये दोनों एक साथ आके कहती है हम एक साथ काम करेंगे। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव वो रखते हैं कि हम ये वाला काम करने वाले हैं। तो ये जो किस तरीके से जॉइंट वेंचर बनती है, एक तो होता है कि जो देशी कंपनी है विदेशी कंपनी आके उसमें अपने शेयर्स खरीदती है, शेयर खरीद के वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा है कि विदेशी कंपनी स्थापित है तो देशी कंपनी उसमें आके शेयर्स खरीदती है, तो इस तरह से एक जॉइंट वेंचर बन सकता है। और तीसरा हो सकता है दोनों मिलकर कहते हैं कि हम एक पूरा नया कंपनी ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बेनिफिट्स देखो, जॉइंट वेंचर में है कि दोनों कंपनीज की ओनरशिप रहती है। ऐसा नहीं कि स्थानीय कंपनी का कोई ओनरशिप ही नहीं है, सब कुछ विदेशी कंपनी का, या वाइस वर्सा, दोनों का ओनरशिप रहता है, इसलिए शांति। नंबर 2, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, जॉइंट साइज प्रोजेक्ट लगाने हैं, वहाँ इस तरह के जॉइंट वेंचर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नंबर 3, जो इंटरनेशनल यूनिट आ रही है देश में, उसको फिर जो डोमेस्टिक एरिया है उसकी रहन सहन, उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें उतनी नहीं जाननी पड़ती है क्योंकि लोकल कंपनी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। और लास्टली, अगर वहाँ की कंट्री कहती है नहीं हमें फॉरेन कंपनीज़ को हम नहीं आने देंगे, पर आप तो जॉइंट वेंचर हो, आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो आपको इस पर प्रोटेक्शन देगी।
और इसकी लिमिटेशंस, एक तो है, आपको याद है ना, ये डुअल ओनरशिप है, दोनों के अगर व्यूज़ अलग हो गए तब यहाँ पे झगड़ा होने का चांस बहुत हाई होता है। नंबर 2, जो इंटरनेशनल यूनिट है वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन नॉलेज, अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें लाके यहाँ देश में लगा रही है। अगर किसी कारण से देश में अगर लीक हो गया तो कंपटीशन को तो पता चल जाएगा, ये इंटरनेशनल कंपनी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो ना, एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो। दूसरे देश में जाकर आप 100% सब्सिडियरी खोल लो, जो आपके कंपनी की 100% सहायक कंपनी होगी। कैसे खोलोगे इसको? देखो इसको, या तो आप विदेश में जाकर वहाँ की किसी कंपनी को, फुल कंपनी को आप खरीद लो, या आप कहो कि मैं यहाँ फुल नए सिरे से स्टार्ट करूँगा। तो आपने वहाँ परमिशन लिया, वहाँ ज़मीन खरीदी, वहाँ प्लांट लगाया, वहाँ एम्प्लॉयज़ रखे, वहाँ से वहाँ ही अपने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। इसकी जो कंट्रोल रहेगी, ये कंट्रोल पूरी आपकी है, क्योंकि इसमें और कोई तो है ही नहीं। पर आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो अभी तक कह रहे थे कि विदेश में जब हम दूसरे देश में जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट कह सकती है हम विदेशियों को नहीं चाहते, तो ऐसे हम प्लांट लगा लेंगे तो हमारा रिस्क कितना बढ़ जाएगा, जोखिम तो बहुत बढ़ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद इन्वाइट करती है विदेश से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में। ऐसे एरियाज़ है जहाँ कोई कभी गया ही नहीं है, कोई नई प्रोजेक्ट लगानी है, नई टेक्नोलॉजी लगानी है जिस हमारे देश के पास है ही नहीं, तो वो गवर्नमेंट इन्वाइट करते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए। वहाँ 100% सब्सिडियरी बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहता है। इसकी बेनिफिट्स तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 1, पूरा कंट्रोल आपका, तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर यू। और नंबर 2 क्या है कि आपकी जो सीक्रेट्स हैं, बिजनेस सीक्रेट्स हैं, वो लीक होने का चांस है ही नहीं। और इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन, वही वाला पॉइंट जिस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अचानक अगर देश में सरकार बदल गई और नई सरकार जो आई उसने कहा सारे विदेशी कंपनियों को भगा दो यहाँ से, तो फिर तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो आपने कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट किया था, ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये तो बड़ा रिस्क है ना। तो मेरे दोस्तों, ये रहा आपका सारांश। मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपको छोटे छोटे मॉड्यूल बना के देंगे, बाइट साइज, ताकि आप आसानी से उसे इंटरनलाइज कर सको, आसानी से उसे समझ सको। तो ये वाले मॉड्यूल में हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखा और किस तरीके से होते हैं उसको हमने देखा। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पक्का। और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये देखो। Thanks for watching. कैसे कोशिश? कैसे कोशिश।